हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। दिस इज़ द पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री। क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है इतिहास का, ये उसी का एक पार्ट है। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, ये हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। जो प्रथम पार्ट था इसी वीडियो का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोररी। उसने किस तरीके से अपनी चित्रकारी के माध्यम से लोगों के सामने सोशल और डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक की भावनाओं को रखा, मतलब फीलिंग्स जो थी सोशल रिपब्लिक और किस तरीके से डेमोक्रेसी की स्थापना हो, कैसा सिस्टम हो, इसका जो उसने विज़न था उसको उसने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस का क्या रोल रहा, नेशन स्टेट बनाने में फ्रांस का क्या योगदान रहा, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति, क्लास 9th में आप सब पढ़ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई थी, उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसी क्रांति से राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज फुल territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। जैसा कि आप सबको याद होगा कि 1789 से पहले, 1789 से पहले फ्रांस एक एब्सोल्यूट मोनार्की था, मतलब फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी। एब्सोल्यूट का मतलब निरंकुश और मोनार्क का मतलब राजशाही हुआ करती थी। लुई 16 वहाँ का राजा था, जो कि आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और फ्रांस में जो राजनीतिक और संवैधानिक जो परिवर्तन आए, वो क्यों आए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, फ्रांस की क्रांति की वजह से फ्रांस में राजनीतिक और संवैधानिक जो परिवर्तन हुए, उन्होंने फ्रांस की सत्ता को ट्रांसफ़र कर दिया मोनार्की से, राजशाही से। जो फ्रांस की सत्ता थी वो फ्रांस के लोगों के हाथ में आ गई। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति ने किया कि जो पावर थी वो राजा से हटके फ्रांस के सिटीजन्स को दे दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। और इस रेवोल्यूशन में ये प्रोक्लेम्ड किया गया कि वो लोग ही हैं जो किसी भी देश के भाग्य को बनाते हैं, किसी भी देश के भाग्य के निर्माण करने वाले लोग होते हैं। तो सिटीजन के हाथ में पावर फ्रांस की क्रांति के बाद आ गई। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। बहुत प्रारंभ से ही जो फ्रांस में क्रांतिकारी वर्ग था, उन्होंने बहुत से ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस कर रखा था जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक पहचान की भावनाएं आने लगी थीं। जैसे कि द आइडिया ऑफ लॉ पैट्री। लॉ पैट्री का इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन करते जाइएगा। लॉ पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, मतलब जहाँ पे आपने जन्म लिया है वो फादर हो गया आपका। तो द आइडिया ऑफ फादरलैंड, फ्रांस के लोग फ्रांस को क्या बोलते थे? लॉ पैट्री, मतलब वो उनका फादर की तरह था फ्रांस। और ली सिटियोन, और वो उसके नागरिक हैं, ठीक है। तो ली सिटियोन और लॉ पैट्री का जो आइडिया था वो फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा चलाया गया। इसके साथ ही ऐसे बहुत सी चीज़ें उन लोगों ने मेजर्स अडॉप्ट किए, प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की, जिससे फ्रांस में नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग फ्रांस के लोगों के अंदर आ सके, ठीक है। फिर अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, और दूसरा क्या उन लोगों ने किया कि एक फ्रांस का फ्लैग, तिरंगा उन्होंने डिसाइड किया ट्राई कलर का, जो कि सब पूरे फ्रांस के लोगों का हुआ करता था। वॉज चूज एंड रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पुराने रॉयल स्टैंडर्ड को बदल के इन लोगों ने फ्रांस का एक फ्लैग बनाया जो कि 3 कलर का था। द स्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। और ये तो सब आप फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं कि स्टेट जर्नल
स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था? एक्टिव सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना था उसमें जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे वो स्टेट जनरल को इलेक्ट करते थे, और बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया था? नेशनल असेंबली। अगर आपको फ्रांस की क्रांति आप भूल चुके हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप क्लास 9th में फ्रांस की क्रांति को दोबारा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको क्लास 9th में ही बता दिया था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th में भी आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप भूल गए हैं तो फ्रांस की क्रांति को रिकॉल करने के लिए आप क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं दोबारा। तो अब आपने देखा कि स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रखा गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, नए हाइम्स कंपोज किए गए, लोगों के द्वारा ओथ ली गई, मार्टर्स, और राष्ट्र के नाम पर इस तरीके की चीज़ें की गई ताकि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो भावनाएं हैं, जो देशभक्ति की फीलिंग है वो लाई जा सके। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within the territory। और इसी के साथ एक जैसे कानून लाए गए, यूनिफॉर्म लॉज फॉर्मुलेट किए गए देश में, और हर एक टेरिटरी में हर एक देशवासी के लिए एक जैसे नियम कानून बनाए गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। जो इंटरनल कस्टम्स और ड्यूटीज़ थी और जो अदर ड्यूज थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उसकी जगह पे यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेजर्स के लिए लाया गया, उसको अपनाया गया फ्रांस में। रीजनल dialects were discouraged and France as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation। अब आपने देखा बहुत से, क्योंकि भाषाएं बहुत सी होती थी तो रीजनल जो डायलेक्ट्स थे अब उनको हतोत्साहित किया गया, और उसकी जगह पे जो पेरिस थी, ठीक है, मतलब जो पेरिस थी अब उसको फ्रांस की भाषा बनाने का काम किया गया है। नेशन मतलब लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र की भाषा बनाने का प्रयास किया गया। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of France from despotism, in other words to help other people of France to become nation। और जो रिवोल्यूशनरीज थे, आगे जो क्रांतिकारी वर्ग था फ्रांस का, उसने ये डिसाइड किया, उसने ये घोषणा की, और अपने जो मिशन है उसने घोषणा की कि जो फ्रांस की डेस्टिनी है, जो फ्रांस का जो भाग्य है, उसको एक नेशन बनाने का, मतलब रिवोल्यूशनरी क्या चाहते थे, उनका ये उद्देश्य था कि वो फ्रांस को एक राष्ट्र बनाएंगे, और ऐसे लोगों का राष्ट्र जहाँ पे लोग फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, और डिस्पोजिज्म नहीं होगा, निरंकुशवाद नहीं होगा, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जहाँ लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब फ्रांस की इन घटनाओं की खबरें यूरोप के दूसरे शहरों में गई, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जोकोबिन्स क्लब। तो विद्यार्थियों के द्वारा और दूसरे पढ़े लिखे जो मिडिल क्लास वर्ग था, उन लोगों ने भी इस तरीके के जोकोबिन्स क्लब सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। आपको याद होगा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जोकोबिन क्लब का लीडर था, जिसने जोकोबिन क्लब बनाया था फ्रांस में। हालांकि उस बाद में उसका भी शासन जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया, और अंततः उसको भी उसके रेन ऑफ टेरर वाले शासन के नाम से जाना जाता था, फिर उसको भी ख़त्म होना पड़ा। तो जब तक उसने डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे शासन किया तब तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर लिया उसने अपने शासन को, तो उसको भी कोर्ट ने पनिशमेंट दी थी। तो देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेगन प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज हु मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1719। और ये जो एक्टिविटी थी, ये जो कैंपेगन चलाए जा रहे थे यूरोप की अदर सिटीज़ में, ये सब वहाँ चल रहे थे जहाँ फ्रांस की आर्मीज़ थी, मतलब फ्रेंच आर्मीज़ फ्रेंच के अलावा कहाँ कहाँ पे थी, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, और 1790 के समय में इन सारे जगहों पे भी ये सारी एक्टिविटीज़ लोगों ने इस बारे में बात करना, सोचना स्टार्ट कर दिया। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, द फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। रिवॉल्यूशन के बाद आउटब्रेक हुआ था रिवॉल्यूशन का फ्रांस में, जैसे स्टेट जर्नल की मीटिंग हुई थी, फिर मीटिंग से थर्ड स्टेट के लोगों ने बाइकाट किया था, फिर उन्होंने अपनी असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये जब हुआ, इसके बाद में जो फ्रांस की आर्मी थी उन्होंने इस विचार को दूसरे देशों में फैलाना स्टार्ट कर दिया, नेशनलिज्म को अब्रॉड में, विदेशों में फैलाना स्टार्ट कर दिया।
तो फ्रांस का क्या योगदान रहा है नेशनलिज्म को लाने में, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। विद द वाइड सॉथ द टेरिटरी विथ केम अंडर his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in फ्रांस। अब ये जो हॉलैंड और जो स्विट्ज़रलैंड है, इन सब जगहों पे भी नेपोलियन ने क्या किया, सुधार करने स्टार्ट कर दिए। जो वो ऑलरेडी फ्रांस में जो सुधार वो कर चुका था, अब वो सारे सुधार बाकी जगहों पे भी, यूरोप की अदर सिटीज़ में भी करने लगा। आप सबको पता होगा कि फ्रांस में जब हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी तो सबसे पहले लुई 16 को पढ़ा, फिर हम लोगों ने जैकोबिन क्लब का लीडर रॉबेस्पियर पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने डायरेक्टरी रूल पढ़ा। फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आया, किसका था? डायरेक्टरी रूल में फ्रांस की आर्मी का जो जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने खुद को 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा बनाया, और वो क्या था? मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री का हेड था। तो ये जो नेपोलियन था, इसने क्या किया, फ्रांस में बहुत से सुधार किए, ठीक है, और बाद में उसने ये सारे सुधार दूसरे शहरों में भी कर दिए। दो आर रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। देखिए, सबको पता है कि नेपोलियन से पहले फ्रांस में डेमोक्रेसी थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब राजा बना तो वो डेमोक्रेसी के थ्रू बना था, और उसके बाद में डायरेक्टरी रूल मतलब डिक्टेटरशिप आ गई। तो इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांस की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डिस्ट्रॉय किया था नेपोलियन ने। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसमें उसने कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे सिस्टम को लागू किया जो कि काफ़ी ज़्यादा रेशनल और एफिशिएंट था। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था नेपोलियन के द्वारा चलाए गए सिविल कोड का। सिविल कोड ऑफ 1804, 1804 में सिविल कोड नाम से एक उसने एक्ट निकाला, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये कोड उसका इतना फेमस हुआ कि सिविल कोड का नाम नेपोलियन कोड पड़ गया, ठीक है। तो इस कोड में उसने क्या किया, जो पहला जो उसने काम किया इस सिविल कोड में कि डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। उसने जन्म के आधार पर लोगों को जितनी छूटें मिलती थी वो सब खत्म कर दी। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ को इस्टेब्लिश किया कि कानून के आगे सब समान हैं और हर एक व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए, संपदा रखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नोबल्स और क्लर्जी ही प्रॉपर्टी रख सकते हैं और कोई कॉमन मैन नहीं। तो इसको ख़त्म कर दिया उसने, लोगों को दिया ये राइट दिया कि लोग अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं और हर एक व्यक्ति कानून के आगे समान है। तो नेपोलियन का सिविल कोड बहुत फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक नए प्रैक्टिस को फ्रांस में चलाया और जो सबके लिए आसान था। मतलब सिविल कोड से लोगों को फ़ायदा हुआ, लोग काफ़ी खुश थे। तो दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो कोड था, सिविल कोड था, इसको हर जगह एक्सपोर्ट किया गया, हर उस क्षेत्र में जहाँ पे फ्रांस का कंट्रोल था, जहाँ पे फ्रांस की सत्ता थी। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, एबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए, डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स थे उन और फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एंड फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, और किसानों को स्वतंत्र कर दिया, उनके दुखों को ख़त्म कर दिया, उनकी जो समस्याएं थी और उनके जो मैनोरियल ड्यूज हुआ करते थे उन सब से उसने फ्रांस के किसानों को स्वतंत्र कर दिया। इन द टाउन, और शहरों में भी उसने जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, गिल्ड जो है एक व्यापारिक समूह होता है, तो जो गिल्ड के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर, उन सबको भी उसने ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और उसने फ्रांस में अपने शासन के दौरान यातायात और संचार के साधनों का काफ़ी विकास किया था। पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जो कलाकार थे, जो वर्कर्स थे, जो किसान थे, इन लोगों ने नेपोलियन की सत्ता के दौरान बहुत सी स्वतंत्रता, ये जो न्यू स्वतंत्रता मिली थी उसको खूब एंजॉय किया। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन मैनोरियल करेंसी वुड
facilitated the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब इसमें इन लोगों ने ये महसूस किया कि जो एक जैसे समान नियम सबके लिए बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से वेट एंड मेज़र स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि हर एक स्टेट में अलग अलग करेंसी चलती थी, वेट एंड मेज़र्स की अलग अलग प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं को ले जाना, व्यापार करना काफ़ी कठिन होता था। तो हाउएवर इन द एरिया कॉन्क्योर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। जबकि ये जो एरियाज़ जो उसने जीते थे, उन सब जगहों पे इन सारे सुधारों का जो रिएक्शन था वो अलग अलग था। लोकल जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो भी इस रूल में मिक्स थी। तो इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन द सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सो द फ्रेंच आर्मीज़ वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ऐसा होता था कि ये जो कुछ सिटीज़ ऐसी थीं जैसे कि ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सो, यहाँ पे फ्रांस की आर्मी का लोग स्वागत करते थे। लोग ये कहते थे कि जो फ्रांस की आर्मी है वो लिबर्टी को लाने वाली, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को लाने वाली है, इसलिए उसका स्वागत किया जाता था। बट द इनिशियली एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। लेकिन बहुत ही जल्द जो लोगों का ये उत्साह था, ये फिर से दुख में बदल गया। क्यों? क्योंकि इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि जो नए ये सुधार किए गए थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए थे, ये उसमें जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो नहीं दी गई। इंक्रीज टैक्सेशन बढ़ा दिया गया। नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी, लोगों से उनका जो बात करने का अधिकार, जो बोलने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार छीन लिया। प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लग गई और फ्रांस की जो और आर्मीज़ थी उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता था कि वो पूरे यूरोप को जीतें, क्योंकि जो नेपोलियन था वो रेस्ट ऑल यूरोप को जीतना चाहता था। फ्रांस के अलावा वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। तो अब वो प्रेशर डालने लगा अपनी आर्मीज़ के ऊपर कि नहीं, सब जगहों को जीतना है। तो जिसकी वजह, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। नेपोलियन ने सिविल कोड के माध्यम से बहुत से सुधार किए फ्रांस में, और इसी के साथ उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिससे लोग नाराज़ भी हो गए। तो ऑल सीम्स टू ओवरवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जो प्रशासनिक जो परिवर्तन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि फ्रांस का क्या रोल रहा पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को, नेशन स्टेट को बनाने में। फ्रांस की क्रांति से लोगों ने क्या सीखा, यूरोप के अदर कंट्रीज़ ने फ्रांस से क्या सीखा। तो आपने देखा कि फ्रांस रेवोल्यूशन से कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की फीलिंग आई, जिसमें लोगों ने लॉ पैट्री और जो ली सिटियोन, ट्राई कलर फ्लैग, ये सारी चीज़ें पूरे रेस्ट ऑल जो फ्रांस के अलावा जो यूरोप की और सिटीज़ थी वहाँ पे ये सारी लोग गए और सबने ये चीज़ें अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए और कुछ चीज़ें जो नेपोलियन ने अच्छी नहीं की, जिससे लोग नाराज़ भी हुए। तो इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये पार्ट 2 था, और अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो पार्ट 3 पे आएगा। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगले टॉपिक को बहुत ही जल्द आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। और चैनल की सारी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।